नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मनाद सावधान सिद्ध। ओम शांति शांति शांति। आज हम पढ़ेंगे बोध कहानी, उसके आगे का, यानी कि प्रथम भाग तो हो गया था, उसके बाद का क्या हुआ। तो इससे पहले हम कुछ प्रश्न पूछेंगे कि बोध कहानी किसने लिखी है। बोध कहानी किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है। बोध कहानी किसने लिखी है? बोध कहानी प्रेमचंद ने लिखी है। पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में कौन सी नौकरी कर ली थी? मुदर्सी। कौन सी नौकरी कर ली थी? मुदर्सी। कौन सदा पछताया करते थे कि कहाँ से इस जंजाल में आ फंसे? पंडित चंद्रधर। पंडित चंद्रधर के पड़ोस में कौन रहते थे? ठाकुर अतिव्रत सिंह और मुंशी बैजनाथ। ठाकुर साहब आराम कुर्सी पर लेटकर क्या पीते थे? ठाकुर साहब आराम कुर्सी पर लेटकर क्या पीते थे? खुशबूदार खमीरा। तहसील में सियाह नबीस कौन था? मुंशी बैजनाथ। अफसर लोग किस पर खुश रहते थे? पंडित चंद्रधर पर। वेतन वृद्धि को किसकी खेती कहा गया है? उसर की खेती। ठीक है, तो अब आते हैं हम आगे का पाठ। पहले कहानी में क्या हुआ था कि पंडित चंद्रधर जो थे वो शिक्षकता कर लिए थे, लेकिन अपनी नौकरी से वो खुश नहीं थे और उनके पड़ोस में रहते थे ठाकुर अतिव्रत सिंह और मुंशी बैजनाथ। उन दोनों बड़े आराम से रहते थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे। उन जिनको साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान नहीं था। और ये जो सावन के महीने में ये लोग कहाँ जाने की सोचे? अयोध्या जाने की सोचे, और साथ में पंडित चंद्रधर को भी ले जाने की सोच रहे हैं। और उसके बाद बिल्हौर में जो गाड़ी आती थी कितने बजे? 1 बजे, और वहाँ पे भगदड़ मची और ये जो मुंशी बैजनाथ, ठाकुर अतिव्रत सिंह और पंडित चंद्रधर जो थे वो बिछड़ गए हैं। ठाकुर अतिव्रत सिंह और पंडित चंद्रधर वो एक साथ एक डिब्बे में बैठे हैं, जहाँ पर 2 मनुष्य लेटे हुए थे। 4 मनुष्य लेटे हुए थे, और उसमें से दो जो थे दोनों से इनका वार्तालाप चल रहा था। ठीक है, वार्तालाप क्या चल रहा था कि दूसरा मुसाफिर क्या बोला था? मैं आपके खून का प्यासा हूँ। तो वहाँ पर पंडित ठाकुर साहब क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखा, मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। दूसरा मुसाफिर क्या बोल रहा है, सुनो। दूसरा मुसाफिर कह रहा है, आपने मेरी सूरत ना देखी होगी पर आपके डंडे ने देखी है। दूसरा मुसाफिर क्या कह रहा है कि भले आपने मेरी सूरत ना देखी हो, लेकिन आपके डंडे ने देखी है। इसी कल के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए थे। कल का मेला था, कल ही की बात है, आपने मुझे कई डंडे लगाए। मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचुम्बर निकाल दिया। मैं चुप रह गया। घाव दिल पर लगा हुआ है, आज उसकी दवा मिलेगी। मैं मेले में चुपचाप तमाशा देख रहा था और आपने आकर मुझे कई डंडे लगाए थे। वो जो घाव था वो मेरे दिल पर लगा हुआ है और मैं उसकी आज आपको दवा दूंगा। यह कहकर उसने और भी पांव फैला दिया और क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे। पंडित जी जो थे वो अब तक सब तमाशा देख रहे थे, चुपचाप खड़े थे। डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जैसे ही थोड़ा अवसर मिला ठाकुर साहब को वो समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे कमरे में बैठाया। इन दोनों दुष्टों ने उनका असबाब अर्थात सामान उठा उठा कर जमीन पर फेंक दिया। जो दोनों मनुष्य थे ये दोनों ने उनका सामान उठा उठा कर कहाँ फेंक दिया? जमीन में फेंक दिया, जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफार्म पर गिर पड़े। और जैसे ही ठाकुर साहब गाड़ी से उतर रहे थे, दोनों ने उनको ऐसे जोर से धक्का दिया कि बेचारे ठाकुर साहब प्लेटफार्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे और गार्ड से कहने जा रहे थे ठाकुर साहब कि इंजन ने सीटी दी, जाकर गाड़ी में बैठ गए। इंजन ने जैसे ही सीटी दे दी वो जाकर फिर गाड़ी में बैठ गए। ये तो रहा ठाकुर अतिव्रत सिंह का। अब मुंशी बैजनाथ का देखो। उधर मुंशी बैजनाथ
कि और भी बुरी दशा थी। मुंशी बैजनाथ की दशा जो थी वो और भी बुरी थी। सारी रात जागते गुजारी, जरा पैर फैलाने की जगह न थी। आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी। जब वो गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में बैठने से पहले ही वो शराब की बोतल जो थी वो जेब में रख लिए थे। प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे, अर्थात प्रत्येक स्टेशन पर वो थोड़ी सी पी लेते थे। फल यह हुआ, अर्थात परिणाम यह हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ा। उनकी पाचन क्रिया जो थी वो बिगड़ गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ होने लगी। एक बार उल्टी हो गई और पेट में मरोड़ होने लगी। बेचारे बड़े मुश्किल में पड़े। चाहते थे कि किसी भांति लेट जाओ, चाहते थे कि किसी भांति थोड़ा सा लेट जाएं, पर वहां पैर हिलाने की भी जगह न थी। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया, लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया। आगे चलकर विवश हो गए। एक स्टेशन पर उतर पड़े, प्लेटफार्म पर लेट गए। एक स्टेशन पर उतर गए और प्लेटफार्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, उनकी पत्नी साथ में थी, वो भी घबरा गई। बच्चों को लेकर उतर पड़ी, वो भी बच्चों को लेकर उतर पड़ी। असबाब उतारा, सामान जो था उन्होंने उतार दिया, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। परंतु जल्दी में मुंशियाइन जो थी वो ट्रंक उतारना भूल गया था, बक्सा उतारना वो भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। दरोगा था थानेदार, उन्होंने देखा तो वो भी उतर पड़े। समझ गए कि हजरत आज ज्यादा चढ़ा गए। वो समझ गए कि उनके मित्र जो हैं वो आज ज्यादा पी लिए हैं। देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई थी। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, कै और दस्त। कै एक बीमारी है, दस्त जिसमें कि उल्टी और पतला पायखाना होता है। बड़ा खटका हुआ। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया। स्टेशन मास्टर ने जब देखा तो वो सोचे कि ये इनको हैजा एक रोग का नाम है, ये हैजा का रोगी है। हुक्म दिया रोगी को बाहर ले जाओ। स्टेशन मास्टर ने हुक्म दिया कि ये रोगी है हैजा का, इसको बाहर ले जाओ। विवश होकर लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। मजबूर होकर लोग उनको कहाँ उठा कर ले गए? एक पेड़ के नीचे। उनकी पत्नी जो थी वो रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। हकीम अर्थात चिकित्सक। पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है। पता चला कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहाँ पर एक छोटा सा अस्पताल है। लोगों की जान में जान है, इन लोगों की जान में जान है कि चलो एक अस्पताल तो है। किसी से यह भी मालूम हुआ और किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्हौर के रहने वाले हैं, अर्थात यहाँ उस अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो भी कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्हौर के, अर्थात जहाँ से मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह हैं वहाँ के ही वो डॉक्टर भी हैं। ढांढस बना, उनको साहस आया। दरोगा जी अस्पताल दौड़े, डॉक्टर साहब से समाचार कर सुनाया। दरोगा जी अस्पताल में गए और डॉक्टर साहब से सारा समाचार सुनाया। आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए, और जाकर उनको कहने लगे कि आप थोड़ा सा चलिए और उनको देख लीजिए। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। इस डॉक्टर का नाम क्या था? चोखेलाल। कंपाउंडर थे, असल में वो क्या थे? कंपाउंडर थे। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। कंपाउंडर थे, वो कंपाउंडर थे, लेकिन लोग उनको डॉक्टर कहते थे। सब वृतांत सुनकर रुलाई से बोले, सारा वृतांत सुन लिया और रुखाई से बोला था, तो रुखे स्वर में बोले, सवेरे के समय मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। दरोगा, तो क्या मुंशी जी को यही लावें? तो दरोगा क्या कह रहे हैं, क्या मुंशी जी को हम यहाँ ले आए? चोखेलाल, हाँ आपका जी चाहे लाइए। चोखेलाल क्या कह रहा है? आपका जी चाहिए चाहे तो लाइए। दरोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। मुंशी जी को लादकर अस्पताल लाए। ज्यों ही बरामदे में पैर रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा, हैजे अर्थात बिस्सू जी का एक रोग है कि रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। चोखेलाल ने क्या कहा कि हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। बैजनाथ अचेत तो थे नहीं, आवाज सुनी और पहचाना। मुंशी बैजनाथ जो थे वो अचेत नहीं थे, आवाज सुन लिए तो पहचान गए। धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्हौर ही के हैं। उन्होंने कहा कि अरे आवाज से तो लग रहा है कि ये बिल्हौर के ही हैं। भला सा नाम है, भला सा अच्छा सा नाम है। तहसील में आया जाया करते हैं, था तहसील में वो आते थे, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? चोखेलाल, जी हाँ खूब पहचानता हूँ। मुंशी क्या बोले, क्यों महाशय आप मुझे पहचानते हैं? चोखेलाल क्या बोल रहा है, जी हाँ खूब पहचानता हूँ। बैजनाथ, पहचान कर भी इतनी निठुरता, मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया है। मुंशी बैजनाथ क्या कह रहे हैं कि मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया। चोखेलाल क्या कह रहा है, हाँ यह सब कर दूंगा,
और मेरा काम ही क्या, फीस। क्या कह रहे हैं, हाँ मैं सब कर दूंगा, लेकिन मेरा काम ही क्या है, लेकिन फीस। दरोगा जी, अस्पताल में कैसी फीस जनाबे मन। चोखे, वैसे ही फीस, वैसे ही जैसे इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाबे मन। वो क्या कह रहे हैं, वैसे ही जैसे इस मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी। दरोगा जी, आप कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। दरोगा जी क्या कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। चोखे, चोखेलाल कह रहा है, मेरा घर बिल्हौर में है, वहाँ मेरी थोड़ी सी जमीन है, साल में 2 बार उसकी देखभाल कर को जाना पड़ता है। जब तहसील में लगान जमा करने जाता हूँ, मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। ना दूं तो शाम तक खड़ा रहना पड़े, स्याहा ना हो। फिर जनाब कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। फिर वो क्या कह रहे हैं कि कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। अर्थात उस समय आपकी बारी थी, आज मेरी बारी है। मेरी फीस 10 रुपए निकालिए, देखूं, दवा दूं और अपनी राह लीजिए। दरोगा, 10 रुपए? जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपए रोज। चोखे क्या कर रहा है, चोखेला? जी हाँ, 10 रुपए, और अगर आप यहाँ रुकना चाहेंगे तो रोज की 10 रुपए। दारोगा जी विवश हो गए, मजबूर हो गए, बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तब उसे अपने बक्से की याद आई। जब मुंशियाइन से जब पैसे मांगे तब मुंशियाइन को अपने बक्से की याद आई। छाती पीट ली, छाती पीट ली। दारोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ फायदा ना हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियाइन का एक गहना जो 20 रुपए से कम का न था, बाजार में बेचा गया। तब काम चला। शाम तक मुंशी जी चंगे हुए, अर्थात अच्छे हुए। रात को गाड़ी पर बैठकर खूब गालियां दी। किसको? दोनों, मुसाफिर को और चोखेलाल को। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। शाम तक चंगे हुए, रात को गाड़ी पर बैठकर खूब गालियां दिया था। चोखेलाल को इन्होंने गालियां दी। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोजी। अब अयोध्या जी पहुंच गए और वहां पर स्थान की खोजी। पंडों के घर में जगह न थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी, पर कहीं ठिकाना न मिला। अंत में यह निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए। जब कहीं भी जगह ना मिली तो उन्होंने सोच लिया कि कहीं किसी पेड़ के नीचे ही डेरा जमा लेंगे। किंतु कि जिस पेड़ के नीचे जाते थे वहीं यात्री पड़े मिलते। खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था। एक स्वच्छ स्थान देकर बिस्तरे बिछाए और लेटे। इतने में बादल घिर आए, बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी। गरज से कान के पर्दे फटे जाते थे। लड़के रोते थे, स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। अब यहाँ ठहरना दुस्सह था, पर जाए कहाँ? अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। उस समय अचानक से एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लेकर आता हुआ दिखाई दिया। वो निकट पहुंच गया तो पंडित जी ने उसे देखा। आकृति कुछ पहचानी हुई मालूम हुई, किंतु वो विचार न आया कि कहाँ देखा है। पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह न मिलेगी? कौन कह रहा है? पंडित चंद्रधर। वह मनुष्य रुक गया, पंडित जी की ओर ध्यान से देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हैं? पंडित जी प्रसन्न होकर बोले, जी हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? उस मनुष्य ने सादर पंडित जी के चरण छुए और बोला, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे पिता कुछ दिनों बिल्हौर के डाक मुंशी रहे थे। उन्हीं दिनों मैं आपकी सेवा में पढ़ता था। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो, तुम ही हो कृपा शंकर। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे। कृपा शंकर क्या कह रहा है? जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहां से आकर एंट्रेंस पास किया। अब यहाँ म्यूनिसिपालिटी में नौकर हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह रहे। सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। पंडित चंद्रधर कह रहे हैं, मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। तुम्हारे पिता आप कहाँ हैं? कृपा शंकर, उनका तो देहांत हो गया, माता साथ है। आप यहाँ कब आए? पंडित चंद्रधर कह रहे, आज ही आया हूँ।
पंडों के घर जगह न मिली, विवश होकर यही रात काटने की ठहरी। कृपाशंकर, बाल बच्चे भी साथ हैं? पूछ रहा है। कृपाशंकर क्या पूछ रहा है, क्या बाल बच्चे भी साथ हैं? पंडित, नहीं, मैं तो अकेले आया हूँ, पर मेरे साथ दारोगा जी और सियार नबी साहब हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ हैं। कृपा, कुल कितने मनुष्य होंगे? पंडित जी, हैं तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह में निर्वाह कर लेंगे। 10 जन हैं, 10 व्यक्ति हैं हम, लेकिन हम थोड़ी सी जगह में अपना गुजारा कर लेंगे। कृपाशंकर, नहीं साहब, बहुत सी जगह लीजिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, चलिए आराम से 1, 2, 3 दिन रहिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, असबाब उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने चटपट चारपाइयां बिछा दी। चारपाइयां अर्थात खाट या खटिया। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। हृदय उल्लास से उसका मुख कमल चमक रहा था। उसकी विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया और सब लोग तो खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी। इसका अर्थ है कि वो सोच रहे थे कि मतलब मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह दोनों के साथ जो ट्रेन में जो घटनाएं घटी, उनके साथ जो सा व्यवहार हुआ उसके बारे में, और चोखेलाल ने जो उनके साथ व्यवहार किया उसके बारे में, वो सारी घटनाओं को सोच रहे हैं। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खसोट के सम्मुख कृपाशंकर की सहायता और शालीनता प्रकाश में देती थी। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खसोट के बीच में कृपाशंकर की जो शालीनता थी वह प्रकाश में दिखाई दे रही थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। आज पंडित जी को शिक्षक के गौरव का महत्व समझ में आया। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। आज उन्हें लगा कि एक शिक्षक का होना कितना महान है और उस पद की महानता उन्हें ज्ञात हुई। यह लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन कराया। तीसरे दिन जब लोग चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और बोला, कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। अर्थात शिक्षक के महत्व को आज पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, ये तो रही बोध कहानी। यहाँ पर इस कहानी में उनको, पंडित चंद्रधर को अंत में यह ज्ञान हुआ कि शिक्षकता क्या होती है, शिक्षक पद कितना महान है, जिसके जरिए आज उनको सम्मान मिला। कुछ प्रश्न पूछेंगे। महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद पंडित जी को कितने रुपए देखने को मिलते थे? कितने रुपए देखने को मिलते थे? 15 रुपए। मुंशी प्रेमचंद का वेतन कितना था? 20 रुपए। तहसील में सियाह नवीस कौन था? मुंशी बैजनाथ। मुंशी जी को कौन सा व्यसन था? शराब कबाब का। अफसर लोग किस पर खुश थे? पंडित चंद्रधर पर। बिल्हौर से कितने बजे गाड़ी छूटती थी? रात को 1 बजे। कौन से महीने में इन्होंने अयोध्या जाने की सोची थी? सावन के महीने में। शिक्षक का गौरव किसने समझा? पंडित चंद्रधर ने। सभी लोग अयोध्या में कितने दिन रहे? 3 दिन। दोनों महाशयों ने कितने सप्ताह की छुट्टी ली थी? 1-1 सप्ताह की। किसकी विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया? कृपाशंकर की विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। आज के जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो हम आपको लिखकर भेजेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है, 1 वाक्य में उत्तर दीजिए, 1 शब्द में उत्तर दीजिए, आप उसको स्वयं करिए। भाषा ज्ञान में भी इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं जिसको आप पढ़कर कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो,
दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम आपको लिख कर देंगे। धन्यवाद।